हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण, एक्सरसाइज 3.4 हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं 3.3 तक। अब इसका ना थ्योरम समझने से पहले, एक्सरसाइज बनाने से पहले हम लोग को थ्योरम समझना पड़ेगा। और ये ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या वो समझे। ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे एक समीकरण, तो त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे एक समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन अज्ञात कोण के साथ शामिल हो, तो उसे त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरण किसे कहेंगे, तो जिसमें त्रिकोणमितीय फलन अज्ञात कोण के साथ क्या हो, शामिल हो, उसे हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए क्या ना, साइन थीटा इजकल टू √3 ए ले लिए, या और साइन x इजकल टू 1/2, ये दूसरा एग्जाम्पल। या तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, थर्ड एग्जाम्पल में क्या ना, साइन x प्लस में 3√cos x और इक्वल टू 2। ये सब क्या है ना, ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब हम लोग समझेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या होता है वो समझते हैं। तो हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर्मूला ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन मतलब इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण का सूत्र। त्रिकोणमितीय समीकरण का सूत्र, ये हम लोग समझेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्या सूत्र, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जनरल वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसकी को ना फार्मूला ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन को ही दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, जनरल वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान। इसको हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान। तो त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान। अब त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान बोलिए या फॉर्मूला, इसी को बोल सकते हैं। तो पहला देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया, तब साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ, तब इसका व्यापक हल मतलब इसका ना व्यापक मान क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई होगा। थीटा इक्वल टू क्या, n पाई, जहाँ हम लोग बोल सकते हैं जहाँ n बिलोंग करेगा क्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब i। इंटीजर नंबर बोला जाए तो इंटीजर नंबर होता है ... -2 -1 0 1 2 3 ... ये सब क्या है, इंटीजर नंबर है, ये होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई, जहाँ n बिलोंग करेगा क्या, नेचुरल नंबर। दूसरा हम लोग फॉर्मूला समझेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 0 आगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n+1 π/2 होता है, जहाँ n बिलोंग करे किसको, इंटीजर नंबर को। और तीसरा में देखो tan थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा इक्वल टू होगा n पाई, जहाँ n बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर नंबर को। तो ये ना तीन फॉर्मूला हम लोग देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई। साइन थीटा इक्वल टू 0 रहे और इसका कहे व्यापक हल, हम लोग एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा क्या ना। अभी केवल फॉर्मूला याद रखो कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई। कॉस थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n+1 π/2। tan थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा इक्वल टू n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू पूर्णांक, इंटीजर नंबर है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होता है वो हम लोग समझ चुके हैं। तो ये तीन हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखे, तो इसको हम लोग रफ करते हैं। इसको नोट करो जल्दी से और यहाँ से रफ कह लेते हैं। तो नोट हो गया। अब इसको देखो रफ कह लेते हैं, नोट हो गया ना, तो यहाँ से ना रफ कह लेते हैं।
देखो ए रफ कह लिए। अब यहाँ पे समझो क्या ना, चौथा फॉर्मूला, चौथा में आ जाएगा कि साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा हो। क्या साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, तब इसका बताओ व्यापक हल क्या ना, जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू व्यापक मान। तो इसका व्यापक मान हो जाएगा थीटा इजकल टू एन पाई प्लस ये एन पाई है राइट, एन पाई प्लस -1 पर पावर एन अल्फा, ये हो जाएगा एन अल्फा, जहाँ एन बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर नंबर को राइट। और ये हो गया पांचवा, देखो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, क्या कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तब बताओ व्यापक हल। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा रहेगा, तब इसका व्यापक हल हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 2n पाई, क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर नंबर को ए। छठा देखो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, tan थीटा इजकल टू tan अल्फा है, तब थीटा इजकल टू हो जाएगा n पाई प्लस में अल्फा, जहाँ n बिलोंग करेगा क्या, इंटीजर नंबर को। तो ये ना 6 फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, आज रखना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। 3.4 को फिर से रिपीट करते। फर्स्ट फार्मूला, अब साइन थीटा इजकल टू 0 दिया हो तब कहेगा व्यापक हल बताओ, तो क्या बताएंगे, थीटा इजकल टू एन पाई। कॉस थीटा इजकल टू 0 है तब थीटा इजकल टू बताओ व्यापक हल, तो क्या बताएंगे हम लोग, एन पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यह बताएंगे। और tan थीटा इजकल टू 0 तब थीटा इजकल टू क्या बताएंगे, एन पाई, एन बिलोंग्स टू। और चौथा में साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, तब थीटा इजकल टू एन पाई प्लस -1 पर पावर एन अल्फा। कॉस थीटा इजकल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, तो थीटा इजकल टू n पाई, और ये हो जाएगा। तो इसको नोट करते फॉर्मूला हम लोग को 6 फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या ना, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो इसको जल्दी से नोट करो और उसके बाद हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये नोट हो गया, तो इसको रफ करें, तो इसको रफ कह लेते हैं। तो हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य मान। अभी त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य मान क्या होता है वो समझते हैं। तो त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य मान समझने के लिए यहाँ पे क्या ना क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस, या इसको हटा दीजिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हम लोग समझते हैं, ये क्या होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रिंसिपल वैल्यू समझने के लिए ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इसका हेल्प लेना पड़ेगा। और ये हम लोग सभी जानते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये समझते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हम लोग सभी को जानते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी पता है। फोर्थ में क्या हम लोग को कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे समझे, इसीलिए तो इसको समझाएं प्रिंसिपल वैल्यू समझने के लिए। तो और ये देखो प्रिंसिपल वैल्यू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हम लोग को पता ही है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग सूचित कर सकते हैं क्या से, पी से। पी भी लिखते हैं मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, हिंदी मुख्य मान। तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू होता है थीटा, क्या होता है, थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू होता है पाई माइनस में थीटा, पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा पाई प्लस में थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 2 पाई
प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस में थीटा। ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू क्या, थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई माइनस थीटा। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जब जैसे देखो यहाँ पे पूछा जाएगा यहाँ पे कि साइन और थीटा इजकल टू 1/2, तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा इसका मान वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, क्या में है, पॉजिटिव में। तो इस साइन थीटा इजकल 1/2 है, तो इसका मान क्या में है ना, पॉजिटिव में। क्या में, पॉजिटिव में। जब ये पॉजिटिव में है, जब ये पॉजिटिव में, तो इसका पूछा जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, क्या इसका प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या ना, पॉजिटिव है, तो साइन किस में पॉजिटिव, फर्स्ट में और थर्ड में। तो इस इक्वेशन का प्रिंसिपल वैल्यू होगा थीटा और क्या, पाई माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन पॉजिटिव। यही रह जाता साइन थीटा इजकल टू -1/2। अब बोलते कि साइन थीटा इजकल टू -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। तो इस साइन थीटा का वैल्यू क्या में है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव साइन किस में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू, इस इक्वेशन का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा क्या, पाई प्लस में थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। ए हो जाएगा। अब प्लस है तो मतलब जो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन होता है वही प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। और निगेटिव में है इक्वेशन, तो जो क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। तो हम लोग समझ गए। हाँ, तो ये ना प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग जल्दी से नोट करते, फिर हम लोग समझते एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, तो इसको नोट करो जल्दी से। नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फर्स्ट में क्या करा कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। दो चीज करा है, किसमें पहला तो करा प्रिंसिपल वैल्यू और दूसरा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ना व्यापक प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए tan x। अब प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कैसे करते, एक क्वेश्चन समझो, बाकी क्वेश्चन सभी हम लोग बना लेंगे। और एक tan x, तो tan है ना, तो tan कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो tan होता है 60 डिग्री, नहीं कितना 60 डिग्री। ए लिख दिए 60 डिग्री का मान। अभी हो जाएगा tan कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो डिग्री को ना हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियन में। क्या में लिख देंगे, रेडियन में, π/3। तो 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है, π/3 लिख दिए। और ये tan किस में है, पॉजिटिव में है। tan क्या में है, रिजल्ट tan पॉजिटिव में है। तो tan पॉजिटिव में है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan x, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan x, जब आपका tan पॉजिटिव में है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू, tan किस में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो इसका पॉजिटिव फर्स्ट में और थर्ड में होता है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या होगा, थीटा और पाई प्लस थीटा। अब ए मान रख दो, ए जो निकला वो थीटा निकला हुआ, तो थीटा के जगह पे क्या, π/3, और ए पाई प्लस थीटा के जगह पे π/3। तो पाई रह जाएगा और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 और यहाँ पे पाई, तो क्या आ जाएगा 4 पाई। यही हो गया क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, पाई और 4 पाई प्लस 4 π/3। ये हो गया। अब फिर से दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए tan x इक्वल टू √3 ये ले लेंगे। अब व्यापक हल भी ज्ञात करना आसान है। क्या कीजिए ना कि यहाँ पे tan x को रहने दीजिए। tan है तो tan बताओ कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान हम लोग सभी जानते हैं, tan 60 डिग्री। तो ये लिख देंगे tan और x, तो tan 60 डिग्री का रेडियन सभी जानते हैं क्या होता है ना, π/3। ये हम लोग लिख लिए। अब ये देखो tan, इसको समझ लीजिए थीटा, इसको समझ लीजिए अल्फा। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। क्या फार्मूला हो जाएगा, थीटा काम कर रहा है x का, बराबर में n पाई, हाँ n पाई अब प्लस अल्फा के जगह पे क्या हो गया, π/3। और लिख दीजिए जहाँ n बिलोंग कर रहा है किसको, इंटीजर नंबर के। यही हो गया क्या, व्यापक हल। तो इस ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्या कहला जाएगा, ए व्यापक हल और ए प्रिंसिपल वैल्यू, जो आसान है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको नोट करते फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये नोट हो गया।
अब समझो कि जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ, क्या दूसरा दिया हुआ ना कि सेक एक्स बराबर दिया हुआ 2। अब सेक एक्स बराबर 2, अब इसका कहा जाना इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। तो सेक एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को बताने के लिए क्या करो ना कि अब यहाँ पे सेक है तो सेक को रहने दीजिए। अब सेक है तो सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, ये बताओ। तो सेक ना सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है ना 2 होता है, ये लिख दिए। अब ये सेक एक्स, तो सेक 60 लिख दिए। तो यहाँ पे सेक कितना डिग्री का मान होता है ना तो 60 डिग्री की रेडियन क्या होता है ना π/3 ये होता है, ये लिख दिए। अब सेक से कैंसिल हो जाएगा और x बराबर बच जाएगा क्या π/3 ये आ गया। तो ये मिल गया x का मान। अब हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताना, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा ना सेक एक्स। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। अब देखो सेक क्या में है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में तो सेक किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या होगा फर्स्ट और फोर्थ ही होगा, थीटा और 2π - थीटा। ध्यान दें कन्फ्यूजन नहीं, सेक पॉजिटिव में है तो सेक किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और किस में फोर्थ में। तो प्रिंसिपल वैल्यू भी हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ, तो ये फर्स्ट और फोर्थ। अब थीटा, ये थीटा ही निकला, थीटा के जगह पर एक्स लिख दिया है, तो ये थीटा मतलब π/3, 2π और π/3 और ये आ जाएगा π/3 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3, तो एलसीएम 3 6 में घट जाएगा तो 5π। यही हो गया क्या प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये ना हम लोग मुख्य मान निकाल लिए। अब क्या करो ना कि व्यापक हल भी बताओ। तो इसका व्यापक हल हम लोग बताने के लिए क्या करो ना कि सेक एक्स बराबर क्या है ना 2। अब सेक का ना सेक में तो कोई फार्मूला होता नहीं है और होता भी तो कॉस में होता है, तो सेक को बदल दीजिए कॉस में, 1/cos x लिख सकते हैं 2, ये हो गया। अब 2 कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ था ना 2/1। अब इसको उलट दो, तो उलट देंगे तो 1/cos को cos x, तो ये भी उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे था तो इस तरह से कर दो, इस तरीके से लो। तो a cos x बराबर क्या बन गया 1/2 cos x। तो cos है तो cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का रेडियन सभी जानते π/3 और ये cos x इजकल टू क्या बन गया cos अल्फा। अब ये फॉर्मुलाइज कर दीजिए cos थीटा इजकल टू cos अल्फा। तो ये थीटा के जगह पर x इजकल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा π/3। यही हो गया आंसर ना, जहाँ लिखना पड़ेगा it बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो इसका क्या हो गया ए प्रिंसिपल वैल्यू और इसका क्या हो गया ए व्यापक वैल्यू जनरल सॉल्यूशन। तो होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसको नोट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिखा हुआ कि कॉट x बराबर माइनस में √3 ए दिया हुआ और इसका कहा जा रहा है प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान भी और व्यापक हल भी है। तो इसका ना दिखाने के लिए यहाँ पे कॉट x। अब बताओ कॉट है तो कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट होता है ना कॉट कितना डिग्री का मान होता है, तो लिख देंगे कॉट ये 30 डिग्री का मान होता है। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है ना √3 बस। और एक कॉट x बराबर, तो कॉट 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है ना π/6 होता है ए। अब बोलेंगे निगेटिव में है तो अभी रहने दो निगेटिव को, पहले ए देख ले, इतना लिख ले। अब एक कॉट कैंसिल हो जाएगा और x इजकल टू क्या मिल जाएगा π/3 ए, अब सॉरी π/6 ए लिख दी। अब इसका लिख दीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट x। तो प्रिंसिपल अब कॉट x का प्रिंसिपल वैल्यू, कॉट x क्या में है बताओ पॉजिटिव में कि निगेटिव में, निगेटिव में है। तो निगेटिव में तो प्रिंसिपल वैल्यू, अब कॉट किस में निगेटिव होता है सेकेंड में और फोर्थ में, सेकेंड में और फोर्थ में निगेटिव होता है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या होगा सेकेंड और फोर्थ ही होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा π - और 2π - ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये लिख दीजिए थीटा मतलब π/6 और 2π और थीटा मतलब π/6 ये लिख दे। अब इसको ना एलसीएम ले लीजिए 6, तो 6π - π और ये हो जाए एलसीएम ले लो तो 12π - π। तो क्या आ गया ना 5π/6 और 11π/6, यही हो गया आंसर। तो इसका ना कॉट x इजकल टू -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसका कह रहा ना व्यापक वैल्यू ज्ञात कीजिए जनरल सॉल्यूशन। तो ये ना कॉट x
इक्वल टू, और क्या है ना माइनस में √3 है, तो इसको ना माइनस में √3 रहने दीजिए, रहने देंगे, ये हो गया। अब इसको मॉड लगा के पॉजिटिव भी आप बना सकते हैं। और कॉट में कोई फार्मूला नहीं होता, तो क्या बदल दीजिए टैन में, तो इसको लिख दीजिए टैन, कॉट का उल्टा क्या होता है ना टैन, 1/tan x इक्वल टू -√3, और कुछ नहीं तो क्या ना 1 छिपा हुआ। अब इसको उलट दीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तब भी वही आएगा। तो 1/tan को ऐसे है तो वैसे उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा ना tan x, तो इधर भी चेंज होगा तो बनेगा 1/√3, समझ रहे हैं ना। ऐसे था तो नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर, ये बदल लिए। अब ये ना tan x, अब देखो tan है तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan हम लोग सभी जानते हैं कि tan आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है π/6, निगेटिव है तो निगेटिव को रहने दीजिए, राइट, और ये निगेटिव रहने दीजिए। अब tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, तो tan थीटा इजकल टू tan अल्फा ये लगा सकते हैं, तो थीटा इजकल टू n पाई प्लस और अल्फा के जगह पर हो जाएगा -π/6, ये हो गया। अब -1/√3 के जगह पे आप 5π/6 भी रख सकते हैं, 11π/6 भी, ये भी रख सकते, क्यों, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया 5π/6 और 11π/6, ये हो गया। तो इसके जगह पर इसके ये निगेटिव, अगर निगेटिव में नहीं रखना चाहते तो आप पॉजिटिव में रखेंगे, तो ये रखाएगा और ये रखाएगा, दो रिजल्ट। इसमें एक से अधिक आंसर हो सकता है, राइट है, और ये लिख देते। अब इसको x इक्वल टू लिख सकते हैं n पाई, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -π/6, और n बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर को लिख सकते हैं, जहाँ n बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको नोट करो। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि cosec x बराबर -2 ये दिया हुआ, और इसका कहा जा रहा है प्रिंसिपल वैल्यू और अब तो समझ चुके हैं, अब तो सभी बन जाएगा। अब ये ना अब क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग बता सकते हैं। अब cosec है तो बताओ cosec कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो cosec हम लोग सभी जानते हैं कि 30 डिग्री का मान होता है, क्या ना कि 2, तो 30 डिग्री का रेडियन क्या ना π/6। अब नेगेटिव को हटा दो। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा ना π/6। अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec x, तो इस प्रिंसिपल वैल्यू का, इसका cosec का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा। अब क्या में है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में cosec किस में होता है, थर्ड में और फोर्थ में cosec नेगेटिव होता है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू a वाला और a होगा फोर्थ, मतलब पाई प्लस थीटा हो जाएगा और 2π - थीटा होगा। अब वैल्यू रख दो पाई, थीटा का वैल्यू क्या ना π/6 और 2π, थीटा का वैल्यू π/6 ये रख ले। अब इसको हल कह लीजिए, एलसीएम 6 और में एक जुड़ जाएगा तो 7π, और यहाँ पे एलसीएम 6 दूनी 12, 12 में घर जाएगा 11π। यही हो गया क्या प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लोग समझ गए क्या ना cosec का प्रिंसिपल। अब इसका करा ना जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या ना cosec x इक्वल टू -2 है, और एक cosec x, तो cosec को ना बदल दीजिए क्या में साइन में, हम लोग जानते हैं साइन में बदलेंगे, cosec का उल्टा sin x, तो ये हो जाएगा -1/2 ये लिख दी। अब इस साइन में बदल गया तो sin x। अब बताओ कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन हम लोग सभी जानते हैं 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है ना π/6 ये लिख दी। अब ये sin थीटा इजकल टू sin अल्फा समझ लो, तो sin थीटा इजकल टू sin अल्फा, तो ये थीटा इजकल टू n पाई प्लस -1 पर पावर n, अल्फा के जगह पे हो जाएगा -π/6 ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, x इजकल टू n पाई प्लस माइनस और -1 पर पावर n π/6, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ये हो गया आंसर।
तो यही हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब फिर से एक बार रिपीट कर दे, ए भी आंसर आपका ए भी आंसर मिल गया और ए भी आंसर हो सकता है यहाँ पे -π/6 के जगह पे क्या 7π/6 देगा और तब भी यहाँ रिजल्ट क्या ना उस समय पॉजिटिव होगा, वो भी आंसर मिल हो सकता है। और 11π/6 ए भी -1/2 का वैल्यू 11π/6 भी लिख सकता है, तो वो भी क्या आंसर हो सकता है। और ये भी तो 3 आंसर हो सकता है, ए रखकर या ए रखकर या इस तरह से ही रह सकता है। तो हम लोग करवाने कि प्रिंसिपल वैल्यू ए आपका जब हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक से अधिक आंसर मिलता है, तो यही क्या कहलाएगा आंसर, यही रहने देंगे आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो नोट करते हैं इसको और फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो 5 में क्या करना ना कि इसका व्यापक हल बताओ। तो ये ना व्यापक हल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। व्यापक हल हम लोग फाइंड कैसे करेंगे वो समझो। तो cos 4x = cos 2x दिया हुआ, तो इसका व्यापक हल बहुत ही सिंपल, देखो ना cos थीटा = cos अल्फा, इसको समझ लीजिए पूरा को थीटा और इस पूरे को समझ लेंगे अल्फा। तो ये ना cos थीटा, तो थीटा = क्या हो जाएगा 2n π, इसीलिए तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया जिससे हम लोग को समझना आसान होगा। तो 2n π प्लस माइनस अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा 2x, ये लिख दिए। अब ये दो केस में चलेगा। फर्स्ट केस चलेगा 4x = 2n π अब प्लस 2x, फिर सेकेंड केस में चलेगा 4x = 2n π, अब की क्या ले लेंगे माइनस में 2x, ये ले लिए। तो यहाँ पे ए ना 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ना 2x घट जाएगा और 2n π ये आ गया। तो x = लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2n π बटा में 2 कट गया, तो x = क्या आ गया n π। और यहाँ पे देखो 2x इधर आकर जुड़ जाएगा तो 6x = 2n π ये आ जाएगा। और x = लिख सकते हैं 2n π/6, अभी कट कर दीजिए तो x = क्या आ जाएगा n π/3 ये आ गया, ये आ गया x = तो यहाँ पे जहाँ बोल सकते हैं जहाँ n बिलोंग करेगा किसको इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या को, तो इसका क्या आ गया व्यापक सॉल्यूशन x = n π और दूसरा क्या आया n π/3, यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में ए दिया हुआ, इसका कहा जा रहा है प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, व्यापक हल बताओ जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन बताया कैसे, इसका जनरल सॉल्यूशन बताने के लिए ना क्या करो कि cos 3x को रहने दो और यहाँ पे क्या ना कि रहने दे ऐसी, और ना अब यहाँ पे चल देंगे हम लोग को ना एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा cos c प्लस में cos d, cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d बताएंगे क्या होता है फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, एक फार्मूला होता है। और एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा क्या ना इसका प्रिंसिपल वैल्यू याद करने के लिए। तो इसको सॉल्व करो तो इसको समझ लीजिए c और इसको समझ लीजिए d, एक फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 cos c मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस x/2 और इंटू cos c मतलब 3x माइनस में और x/2 ये आ गया। तो 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 माइनस cos 2x बराबर 0, ये रहने दे। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए इसको ना सॉल्व कैसे किए, इसको समझ लीजिए c और इसको समझ लीजिए d। तो cos c प्लस cos d, तो एक फार्मूला से हम लोग ये तोड़ लिए, माइनस cos 2x रहने दिए। अभी देखो 2 cos, अब इसको हल कह लो तो क्या आ जाएगा ना 4x/2, तो 2x इंटू cos यहाँ पे 2x 3x 2x/2, तो क्या मिलेगा x माइनस में cos 2x बराबर में 0। अब देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है क्या, cos 2x कॉमन दिख रहा है नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos x और यहाँ कुछ नहीं तो 1 = 0, ये आ गया। तब यहाँ पे बोल सकते cos 2x बराबर 0 और बोल सकते 2 cos x - 1 बराबर 0, ये बोल सकते।
तो यहाँ से cos 2x बराबर 2x बराबर ए भी बोल सकते हैं 1, तो cos x बराबर हो जाएगा 1/2, ए लिख दे। अब यहाँ पे cos 2x बराबर क्या आ गया ना 0। अब इसका व्यापक cos 2 अल्फा बराबर 0 समझ लो, cos अल्फा cos थीटा इजकल टू 0, तो क्या हो जाता है थीटा इजकल टू, और ए फॉर्मूला देखो और यहाँ मैच करो, तो इसको थीटा, तो थीटा इजकल टू 2n+1 और π/2 ए आ जाएगा। तो ये 2 को बटा में कर देते, x बराबर 2n+1 π/4, यही हो गया क्या एक व्यापक वैल्यू। एक हम लोग व्यापक वैल्यू फाइंड कर ले। अब दूसरा व्यापक वैल्यू फाइंड कर लो। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते cos x इक्वल टू cos कितना डिग्री का मान 1/2 तो cos 60 का रेडियन क्या होता है π/3, इसका लिख दिए। अब cos थीटा इजकल टू cos अल्फा, ए फॉर्मूला लग गया, तो थीटा इजकल टू 2n पाई अब प्लस माइनस अल्फा के जगह पे π/3, यही हो गया आंसर, जहां n बिलोंग कर दें क्या इंटीजर नंबर को। तो इस क्वेश्चन का व्यापक हल क्या हो जाएगा 2n+1 π/4 और 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये 2 आंसर आएगा। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नोट करो जल्दी से, नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ कि sin 2x अब प्लस में cos x बराबर में 0, इसका व्यापक हल करो। तो इसका व्यापक हल करें कैसे कि sin 2x है, तो sin 2x का ना फॉर्मूला होता है sin 2a वाला हम लोग फार्मूला पढ़ लिए क्या ना एक्सरसाइज 3.3 में, कि sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू में cos a, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं और ए लगा लो। तो यहाँ पे sin 2x समझ लो, तो ए 2 sin क्या हो जाएगा x इंटू में cos x और प्लस में cos x बराबर में 0, ए हो गया। दोनों में देखो कॉमन है क्या cos x, तो यहाँ क्या बचेगा 2 sin x और प्लस कुछ नहीं तो 1 बचेगा बराबर में 0। अब इसको कह लीजिए cos x बराबर में 0, 2 sin x प्लस 1 बराबर में 0। अब एक क्या हो जाएगा ना कि 2 sin x बराबर -1, तो sin x बराबर -1/2, ए हो जाएगा। अब ना यहाँ पे बताओ कि cos, अब इसका ना क्या बना लो व्यापक हल, तो ये तो फार्मूला बन गया देखो cos थीटा इजकल टू 0, ये थीटा समझ के, तो क्या हो जाए ना थीटा इजकल टू 2n + 1 π/2, ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसका प्रिंसिपल व्यापक वैल्यू, व्यापक मान। अब इसका क्या ना sin x, अब बताओ कि sin कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sin हम लोग सभी जानते 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है ना π/6, तो sin थीटा इजकल टू sin अल्फा, तो sin थीटा इजकल टू sin अल्फा, ए लगा लो। तो थीटा इजकल टू n पाई प्लस -1 पर पावर n अल्फा, अल्फा के जगह पे -π/6, ये लिख दो। और यही माइनस माइनस क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक लाइन और चल दो, और यही हो गया इसका क्या ना व्यापक हल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको नोट करते फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हो ना कि sec स्क्वायर 2x बराबर में 1 माइनस में tan 2x, ए दिया हुआ क्या ना क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, और करा ना इसका बताओ व्यापक हल। तो इसका व्यापक हल ज्ञात करने के लिए ना इसको समझ लीजिए थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है नहीं, और 1 माइनस में tan 2x, तो ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, और ये बच गया यहाँ पे tan स्क्वायर 2x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में tan 2x बराबर में क्या बच जाएगा 0, बराबर में 0। अब देखो दोनों में कॉमन है tan 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा tan 2x, और यहाँ पे क्या ना दो tan 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या बच गया 1, बराबर में 0। अब ये लिख सकते हैं यहाँ पे tan 2x इतना बराबर क्या ना 0, इतना बराबर भी 0,
tan 2x प्लस 1 बराबर 0 ए लिख दिए। अभी tan थीटा इजकल टू 0, तो ये फॉर्मूला बन गया देखो। तो थीटा इजकल टू लिख सकते हैं n पाई, तो x इजकल टू n पाई बाई 2, तो ये एक व्यापक हल हो गया। इसको लिख सकते हैं tan 2x इजकल टू 1 को इधर लाएंगे -1 tan 2x। अब बताओ tan है तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan हम लोग सभी जानते हैं tan 45 डिग्री, 45 डिग्री का रेडियन क्या होता है π/4। अब tan ये माइनस में तो माइनस लगा दीजिए, tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस में π/4 ये हो गया। अब 2 को डिवाइड कर सकते हैं, तो x इजकल टू 2 को डिवाइड करेंगे तो n π/2 और माइनस में π/8 ये आ जाएगा। यही हो गया इसका क्या ना व्यापक हल। तो ये हम लोग समझ लिए क्वेश्चन नंबर 8 का व्यापक। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको नोट कर लेते, फिर हम लोग समझते लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा है कि ए दिया हुआ इसका कर रहा है, इसका भी व्यापक हल ज्ञात करो। तो इसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे, वही नियम यहाँ पे क्या करो ना कि sin 5x और ना पहले फिर लिख दीजिए sin 3x अब प्लस sin x, बड़े एंगल को पहले लिख दी। अब इसका व्यापक हल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हम लोग को याद रखनी पड़ेगी, क्या ना कि sin c और प्लस में sin d। ये फार्मूला अभी हम लोग अगले लेक्चर में कुछ 3.4 में हम लोग पढ़ चुके हैं, sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d क्या फार्मूला होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये फार्मूला होता है। और अब ना यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखो अब ये क्या कह लो ना कि इसको समझ लीजिए c, इसको समझ लीजिए d, और ए फार्मूला लगा दो c प्लस d। तो क्या हो जाएगा 2 sin c मतलब 5x और माइनस 3x/2, सॉरी प्लस में इंटू में cos नहीं, इसमें क्या ना a लिख दो cos c d, इसको समझ लीजिए x को और x को, और यहाँ पे लिख दीजिए 3, ऐसे समझ लीजिए a वाला c और a d समझो तो आसान होगा। तो cos c और प्लस में cos d के जगह पे क्या ना x/2 इंटू cos c मतलब 5x और माइनस d मतलब x/2 और प्लस में sin 3x बराबर 0, समझ रहे हैं ना। और ये हो गया। अब ये देखो 2 sin, अब यहाँ पे जोड़ो तो ये क्या 5 और 1 6 का आधा क्या हो जाना 2, तो 3, तो 3x इंटू कॉस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का हाफ 2, तो 2x ये आ जाएगा 2x अब प्लस में sin 3x बराबर 0। अब देखो sin 3x कॉमन है, तो sin 3x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2 cos और 2x अब प्लस में 1 बराबर 0। तो ये ना यहाँ पे कह सकते हैं कि sin 3x बराबर 0 और ये कह सकते हैं 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये ना sin थीटा इजकल टू 0 ये फॉर्म पे आ गया। तो इसको ना हम लोग लिख सकते हैं 3x बराबर n पाई, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा n पाई/3। एक हो गया व्यापक हल और एक व्यापक हल ज्ञात कर। अब इसका व्यापक हल ज्ञात करो तो 2 cos 2x, तो 1 को इधर ले जाओ तो माइनस में cos 2x बराबर क्या -1/2, यहाँ लिख ले cos 2x। अब बताओ यहाँ पे cos कितना डिग्री का मान 1/2, तो cos 60, तो लिख देंगे cos 60 का वैल्यू, 60 का रेडियन क्या होता है ना पाई/3, माइनस तो माइनस लिख दिए। अब cos थीटा इजकल टू cos अल्फा, तो ये लगा दो cos थीटा इजकल टू cos अल्फा, तो थीटा इजकल टू और 2n पाई प्लस अल्फा के जगह पे हो जाएगा पाई/3, यही हो गया आंसर। अब 2 को डिवाइड में कर दो तो x बराबर हो जाएगा n पाई, 2 डिवाइड करें 2 कट जाएगा और n पाई और प्लस माइनस पाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं 2 डिवाइड। यही हो गया क्या इसका अब व्यापक हल। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट कर ले, इसको नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 9।
नोट हो गया। और ये आपका एक्सरसाइज 3.4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे मिसलेनियस में। आज की क्लास से इतना ही थे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलेनियस में। तो ये आज की क्लास में हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या हो गया ना, कंप्लीट हो गया। बस एक ही क्लास में हम लोग को ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट किया। इसको दोबारा ना कंप्लीट कर ले, दोबारा इसको फिर से देखेंगे तो आपका क्या ना कि ये रटा जाएगा चैप्टर, इतने सिंपल से ये समझाया गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।